नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए रमेश पोखरियाल निशंक जी का लघु उपन्यास भागोवाली। यह उपन्यास 2 अध्याय में है। आज सुनिए इसका प्रथम अध्याय। इसी तरह की कहानियाँ और उपन्यास सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सुनिए एक कहानी रोज। घर में अचानक कोहराम मच गया। जिसे देखो वही शास्त्री जी के घर की तरफ दौड़ा चला जा रहा था। माजरा किसी की भी समझ में नहीं आया। अभी तक भले चंगे शास्त्री जी को यह अचानक क्या हो गया। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, क्या हो गया शास्त्री जी को? अभी दोपहर में ही तो उन्हें देखा था। कैसे मृत्यु हो गई उनकी? अरे भाई, 1 घंटे पहले तो मैंने भी उन्हें देखा था घर से बाहर निकलते हुए। हाँ, छड़ी उठाकर घूमने निकले थे। शायद एक्सीडेंट हो गया है, किसी ट्रक की चपेट में आ गए। लगातार लोग बातें कर रहे थे। शास्त्री जी के घर में भीड़ जमा हो गई। पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। खून से लथपथ शास्त्री जी की लाश आंगन में पड़ी थी। बगल में शास्त्री जी की पत्नी दहाड़े मारकर रो रही थी, तो दूसरी तरफ दोनों बहुएं भी विलाप कर रही थी। किसी को मानो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी कुछ मिनटों पहले घर से भले चंगे निकले शास्त्री जी इस अवस्था में लौटेंगे। लोगों की आंखों में आंसू थे। कुछ बुजुर्ग महिलाएं उनकी पत्नी को ढांढस बंधाते हुए खुद भी सुबक सुबक कर रो रही थी। बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे शास्त्री जी। पूरा मोहल्ला उनका बहुत सम्मान करता था। अभी मुश्किल से 7 या 8 ही तो माह हुए होंगे रिटायर हुए। प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर पद से रिटायर्ड हुए थे वह। ठीक 2 माह पूर्व ही अपने इस घर में गृह प्रवेश किया था उन्होंने। पूरे जीवन भर सच्चाई और ईमानदारी से अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर रिटायरमेंट से मिले पैसों से बड़ी लगन से यह घर बनाया था उन्होंने। किसी को भी मालूम नहीं था कि जीवन भर किराए के मकान में जीवन यापन करने वाले शास्त्री जी अपने घर का सुख केवल 1-2 माह भी नहीं भोग पाएंगे। आखिर अभी तो दिन आए थे उनके सुख देखने के। खुद उनकी पत्नी को यकीन नहीं हो रहा था कि शास्त्री जी इस तरह से उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। आज उसे लग रहा था कि उसके भाग फूट गए हो जैसे। सारी बस्ती के लोग उसे भागोवाली अम्मा कहकर पुकारते थे। लेकिन यह कैसा भाग्य निकला उसका कि पति उसे जीवन के उस मोड़ पर छोड़कर चले गए जब उन्हें नाती नातिन और बेटे बहुओं का सुख देखना था। भागोवाली अम्मा, हाँ, इसी नाम से जानी जाती थी वह। मोहल्ले के लोग ही क्या, बस्ती के लोग भी इसी नाम से पुकारते थे शास्त्री जी की पत्नी को। यह नाम लोगों की जुबान पर इतना चढ़ गया था कि अम्मा का असली नाम क्या था वह खुद भी भूल गई। यह नाम ऐसे ही नहीं मिला था उन्हें। 6 बच्चों की माँ थी, जिनमें 2 बेटियां बड़ी थी। उनके पीछे थे 4 बेटे। इन्हीं 4 बेटों की वजह से उसे भागोवाली नाम से जाने लगा था। लेकिन आज अम्मा को महसूस हो रहा था कि लोगों का दिया हुआ यह नाम ईश्वर को जैसे माफिक नहीं आया। अभी तो कुछ भी सुख नहीं देख पाए थे शास्त्री जी अपने जीवन का, लेकिन ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। सब कुछ ठीक ठाक ही तो चल रहा था जीवन में। 2 बेटियों की शादी हो गई थी और दोनों अपने परिवार में खुश थी। बड़े बेटे सुरेश और दूसरे बेटे दिनेश की भी शादी हो गई थी। फूल जैसी एक नातिन भी घर आ गई थी। शेष दोनों बेटे बड़ी कक्षाओं में पढ़ रहे थे। अपना घर बन गया था। घर में खुशियों का माहौल था, किंतु ना जाने किसकी नज़र लग गई थी इस घर की खुशियों को। इस नए घर में आए हुए अभी केवल 2 माह ही हुए थे कि यह वज्रपात हो गया। किसी वज्रपात से कम भी तो नहीं था यह घटना। अभी उम्र ही कितनी थी उनकी, केवल 60 वर्ष ही तो हुए थे। जीवन भर मेहनत और संघर्ष के बाद जब उन्हें अब सुकून का जीवन जीने का समय मिला तो वे खुद इस दुनिया से चल बसे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सुदूरवर्ती गांव के रहने वाले थे शास्त्री जी। पूरा नाम था रामानंद शास्त्री। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे शास्त्री जी अपने 4 भाई बहनों के से दूसरे नंबर के थे। पिता इलाके के रसूखदार व्यक्तियों में शुमार थे, इसलिए सभी भाई बहनों को अच्छी शिक्षा मिली थी। गांव से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर आगे की शिक्षा के लिए पिताजी उन्हें वाराणसी भेज दिया था, जहां से उन्होंने संस्कृत में शास्त्री कक्षा तक पढ़ाई पूरी की थी। पढ़ाई पूरी करने के पश्चात उन्हें एक दिन भी घर में नहीं रहना पड़ा। तुरंत ही नौकरी मिल गई। लेकिन नौकरी मिली तो घर से बहुत दूर पहाड़ों पर। 2 सालों के पश्चात पिताजी ने उनकी शादी कर दी। तब अम्मा केवल 15 वर्ष की रही होंगी। घर से दूर रहने के कारण रामानंद 3-4 महीने बाद पहाड़ से घर आते।
वह भी तब जब एक हफ्ते की छुट्टियां इकट्ठी होती। पहाड़ के जनजीवन और कठिनाई के बारे में उनके माता पिताजी ने सुना था, सो उनकी कठिनाइयों को देखते हुए उनकी पत्नी को साथ भेज दिया। अब तक वे 2 बेटियों के पिता भी बन गए थे। पत्नी साथ आ गई तो शास्त्री जी की दिनचर्या में थोड़ा सुधार आ गया। सुधार भी क्या आ गया, अब खाना बनाने खाने का साथ हो गया था। तो दूसरी तरफ मन बहलाने के लिए 2 बेटियां भी पास में आ गई थी। बस तब से शास्त्री जी पहाड़ के एक जिले से दूसरे जिले, दूसरे जिले से तीसरे जिले में हर 3-4 वर्षों में नौकरी करते रहे। पहाड़ की आबोहवा और जीवन उन्हें इतना रास आया कि उन्होंने कभी भी अपने विभाग में पहाड़ से मैदान में ट्रांसफर चाहने की अर्जी तक नहीं लगाई। पहाड़ के इस छोटे से कस्बे में वे पिछले 10 वर्षों से रहते आ रहे थे। अब उन्हें यहाँ अपना घर सा ही लगने लगा। उन्हें ही क्या, वहाँ के लोग भी अब शास्त्री जी से और अम्मा से इतना घुल मिल गए थे कि उन्हें वहां से कभी ट्रांसफर ही नहीं होने दिया। 2 बार उनका तबादला दूसरे जिले में भी हुआ, लेकिन लोग हर बार शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में धमक जाते। खास लोकप्रिय हो गए थे शास्त्री जी लोगों के बीच। यही वजह थी कि जिसने भी शास्त्री जी की मृत्यु का समाचार सुना वह दौड़ा चला आया था। अब घर में ही नहीं वरन पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया था। शास्त्री जी की मृतदेह पर दहाड़े मारती अम्मा को मोहल्ले की बड़ी बुजुर्ग स्त्रियों ने किसी तरह से अलग किया। खबर सुनकर दोनों छोटे बेटे भी घर पहुंच गए। पिता की देह देखकर वे भी सकते में आ गए। दोनों बड़े बेटे दिल्ली में थे और उन्हें भी खबर भिजवा दी गई। दूसरी ओर शास्त्री जी के पैतृक गांव में भी खबर कर दी गई थी। शास्त्री जी के पैतृक गांव के बारे में लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते। सिर्फ इतना ही पता था कि वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी दूरस्थ गांव के हैं। शास्त्री जी ने कभी कभी किसी को अपने घर और गांव के बारे में कुछ नहीं बताया। वे कभी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में किसी से भी चर्चा नहीं करते थे। हाँ, अगर किसी ने पूछ ही लिया तो वे सिर्फ इतना ही बताते कि वे उत्तर प्रदेश के हैं। इससे ज़्यादा अगर कोई जानना भी चाहता तो शास्त्री जी बड़ी सफाई से टाल देते। शास्त्री जी की तरह अम्मा ने भी किसी से कभी भी कुछ नहीं बताया। ना लोगों ने ही उनके नाते रिश्तेदारों को कभी यहाँ देखा। घर के से स्कूल और स्कूल से घर जाने आने जाने के अलावा शास्त्री जी कभी इस कस्बे से किसी अन्य कस्बे में नहीं जाते आते थे। न उनकी यहाँ कोई नाते रिश्तेदार थे, न कोई अन्य संबंधी ही रहता था। बस छठी छमाही या फिर गर्मियों की छुट्टियों में कभी कभार शास्त्री जी ही सपरिवार गांव जाते रहते थे। सुबह होते होते दिल्ली वाला बेटा, दोनों बेटियां और उनके दामाद भी रोते हुए लगते घर पहुंच गए थे। सिर्फ मोहल्ले ही नहीं बल्कि इलाके भर में लोग उनको अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। प्रातःकाल से ही उनके आंगन में भारी भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी। आरती उठते उठते सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे। उनकी मृत्यु का समाचार रातों रात जंगल की आग की तरह सब जगह फैल गया था। जिसने भी सुना वह दौड़ा हुआ सुबह उनके घर तक पहुंच गया। आरती उठी तो अम्मा पछाड़े मार मार कर रोने लगी। मोहल्ले की औरतों ने किसी तरह बड़ी मुश्किल से उन्हें काबू में लिया। नम आंखों से सभी ने शास्त्री जी की अंतिम विदाई दी। अम्मा का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। हर कोई उसी को समझा रहा था। दूसरे दिन शास्त्री जी की पार्थिव देह को उनके बड़े बेटे ने मुखाग्नि दी। उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। अगर रोने धोने से मरने वाला वापस आता तो फिर हम भी तेरे साथ रो लेते। जो कुछ ईश्वर की मर्जी थी वह तो अब हो गया। अब तू अपनी देख होएगी क्या? कोई बूढ़ी महिला अम्मा को समझाती। कोई कहती, शास्त्री जैसे भले पुरुष का इस कलयुग में स्थान कहाँ? अच्छे लोग तो भगवान को भी प्यारे होते हैं। दिन भर घर में भीड़ भाड़ रही। सांझ ढलते ढलते एक एक कर लोग अपने घरों को चलते बने। अब बचा अम्मा का पूरा परिवार। कई वर्षों बाद पूरे परिवार को एक साथ देख फिर अम्मा का कलेजा भर आया। वह विलाप करती, हे नीमा के पापा, देखो आज सब परिवार इकट्ठा हो रखा है तुम्हारे लिए। कहाँ गए तुम सबको छोड़कर? 2 बेटियां, 2 दामाद, 4 बेटे, 2 बहुएं और 1 नातिन। इतने सदस्य एक साथ होने के बावजूद भी घर में सन्नाटा छाया हुआ था। सन्नाटा भी ऐसा कि बीच बीच में अम्मा की चीत्कार ऐसी लगती मानो अंधेरे का सीना चीर रही हो। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, मानो सब के सब काट के हो गए थे। कोई कुछ बोले भी तो बोले क्या? दुख बीमारी कुछ होती तो उसके बारे में चर्चा करते, परंतु यह तो अकस्मात घटी ऐसी अप्रत्याशित घटना थी जिस पर कुछ भी बोलना किसी को सूझ नहीं रहा था।
उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। परंपरा के अनुसार उस दिन चूल्हा जलता भी नहीं। बेटियां दूसरे घर की हो गई थी, साथ में दामाद भी थे, इसलिए अड़ोसी पड़ोसी एक दो बार घर में आए और दामाद में बेटियों को खाने को पूछा। अपने घर में बुलाया भी, लेकिन खाना कौन खाता, सबका मन तो भरा हुआ था। यूं भी घर में जब कोई दुख बीमारी हो तो खाने से मन उचट जाता है, फिर यहाँ तो एक बहुत बड़ी घटना घट चुकी। भला ऐसे में किसके मुंह में निवाला जाता। छुटकी तक ने भी आज कुछ नहीं खाया। सभी लोग एक ही कमरे में बैठे किसी तरह जैसे रात खुल जाने की प्रतीक्षा करते रहे। समय ऐसा लग रहा था मानो अत्यंत मंथर गति से चल रहा हो। घड़ी की टिक टिक भी बहुत ही मध्यम गति से सुनाई देती प्रतीत हो रही थी। शास्त्री जी की तस्वीर के सामने दीपक जला हुआ था। सेवानिवृत्त होने के बाद ही उन्होंने फोटो स्टूडियो में जाकर यह तस्वीर खिंचवाई थी। बड़े से सुनहरे फ्रेम में जड़कर उसे बैठक वाले कक्ष में लगा दिया। उस पर नजर जाती तो ऐसा लगता अभी तस्वीर से बाहर निकलकर शास्त्री जी बोल पड़ेंगे। किसी का भी मन गवाही नहीं दे रहा था कि अब ये हमारे साथ नहीं रहे। हुआ भी तो सब अचानक। जब मौत का फरमान होता है तो इंसान उसके बताए अनुसार चलता है। घूमने के लिए जाना कोई नई बात नहीं थी। शास्त्री की दिनचर्या में शामिल था यह। साय को 6 बजे के लगभग वे छड़ी उठाकर निकल जाते थे। लगभग 1 किलोमीटर दूर तक घूमने के बाद वे हाथों में सब्जी की थैली लिए वापस आते। साथ में लाते थे छुटकी यानी नातिन के लिए कुछ ना कुछ, कभी बिस्कुट, कभी टॉफी का और चॉकलेट। छुटकी रोज जाते हुए पूछती, दादाजी कितनी देर में आओगे? अरे बस ये गया और वो आया। शास्त्री जी उसे बहलाते। अच्छा तेरे लिए क्या क्या लाओगे? मेरे लिए? पूछती छुटकी। तुम्हारे लिए लाऊंगा चीजी, शास्त्री जी कहते और प्यार से उसके गाल पर चिकोटी काटकर निकल जाते। कल ही की तो बात है। शास्त्री जी 5 बजे ही छड़ी उठाकर बाहर निकल रहे थे कि अम्मा पूछ बैठी, ए जी आज कुछ जल्दी ही निकल कर कहीं और जाना है क्या? नहीं भगवान, कहीं और तो नहीं जाना, बस घर में भी मन कुछ उकता रहा है, शास्त्री जी बोले थे। दादाजी जल्दी आना, छुटकी बोल रही। हाँ हाँ जल्दी आऊंगा, आपके लिए चीजी भी लेकर आऊंगा, छुटकी के कुछ कहने से पहले ही बोले थे शास्त्री जी। उस समय उन्हें क्या मालूम था वे जल्दी तो क्या कभी भी नहीं लौट पाएंगे, और लौटेंगे तो सिर्फ लाश के रूप में। घर से कुछ ही दूर गए होंगे कि शास्त्री जी की एक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने उन्हें साइड से टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से उछलकर दूर नाली में जा गिरे थे। सड़क पर आने जाने वाले लोगों ने तुरंत उनको उठा लिया था। सिर पर काफी चोट आई थी, खून का फव्वारा फूट पड़ा। लोगों ने नजदीकी टैक्सी स्टैंड से टैक्सी मंगवाई, लेकिन तब तक शास्त्री जी की सांस उखड़ गई थी। अब अस्पताल ले जाने से कोई फायदा ही नहीं था, लिहाजा लोगों ने घर पर ही ले आए। एक साथ भीड़ को घर के आंगन में आती देखकर अम्मा का दिल धड़क उठा। अरे ये इतने सारे लोग क्यों? क्या हुआ होगा? कहीं शास्त्री जी को? नहीं नहीं, वे तो अभी अभी घर से बाहर गए। दौड़कर वह अंदर से बाहर आई तो शास्त्री जी की रक्त रंजित देह देखकर बेहोश हो गई। लोगों ने पानी की छींटे मारकर उन्हें सचेत करने का प्रयत्न किया। होश आया तो पता चला शास्त्री जी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सुबह से सब कुछ सामान्य था। आदत के अनुसार शास्त्री जी सुबह ही टहलने गए थे। आकर फिर नहाए धोए, पूजा अर्चना की और नाश्ता किया। दिन में कुछ पत्रिकाएं उल्टी पुल्टी और पूरा अखबार पढ़ा। छुटकी के साथ बातें की, उसे खिलाया, लेकिन साय को मौत ने जैसे उन्हें आवाज देकर बुलाया हो। वे समय से पहले ही छड़ी लेकर निकल गए। हाँ शायद मौत ने ही बुलाया होगा, वरना 5 बजे वे कभी भी घूमने नहीं निकलते। घर से निकले क्या थे कि 20 मिनट के बाद ही उनका निर्जीव देह घर में आ गई। अजीब खेल खेला था उनके साथ ईश्वर ने। कितना खुश थे शास्त्री जी। पिछले 2 महीनों से जीवन भर कड़ी मेहनत और संघर्षों की कमाई से अपना छोटा सा घर बनाकर जो खुशी उन्हें हासिल हुई थी, उसकी तो कल्पना शायद कोई भी नहीं कर सकता था। जिंदगी भर इस स्कूल से उस स्कूल, इस शहर से उस शहर, इस कस्बे से उस कस्बे और इस गांव से उस गांव में उन्होंने अपनी नौकरी की, किराए के मकानों में रह रहकर अभावग्रस्त जीवन बताया। अब अपना घर बनाकर उन्हें ऐसा लग रहा था मानो संसार की सारी दौलत उनकी मुट्ठी में आ गई हो। अपने वैवाहिक जीवन के 40 दशकों में कभी उनके चेहरे पर शिकन नहीं देखी थी अम्मा ने। वे हमेशा गंभीर बने रहे, हमेशा अध्ययनरत रहे। परिवार में भी बहुत कम और आवश्यकता पड़ने पर ही बोलते थे। शास्त्री जी अम्मा का वह बहुत सम्मान करते और ध्यान रखते। बच्चों के साथ खाना खाते समय खूब बतियाते और हंसी मजाक भी करते। वे अपने नियम धर्म के बहुत पक्के थे। सुबह पूजा अर्चना और भगवान को भोग लगाने के बाद ही कुछ खाते पीते।
बच्चों की हर गतिविधि पर वे बारीकी से नजर रखते और हर प्रकार से खुद के आचरण से उन्हें सीख देकर सुसंस्कृतिक रहने करने का यत्न करते रहते। खिलखिलाकर हंसते हुए उन्हें कभी किसी ने न देखा था। अपने कर्तव्य के प्रति सतर्क थे। सुबह समय वे पूर्व स्कूल पहुंचना और छुट्टी होने के पश्चात ही घर लौटना उनकी दिनचर्या का अंग बन गया था। सुबह स्कूल जाते और तन्मयता से बच्चों को पढ़ाते और साय को घर लौटने के पश्चात फिर ट्यूशन पढ़ाने के लिए 2 घरों में जाते। आखिर 8 लोगों का परिवार भी तो पालना था। एक मास्टर की तनख्वाह होती ही कितनी है। पैसे को अपने जीवन में कभी ज़्यादा महत्व नहीं दिया शास्त्री जी ने। ईमानदारी की तनख्वाह के पश्चात वे जिन 2 घरों में ट्यूशन पढ़ाने जाते थे, वे लोग उस कस्बे के बारे में और सम्मानित लोगों में माने जाते थे। अपनी स्वेच्छा से शास्त्री जी ने कभी ट्यूशन फीस तय नहीं की। जो मिला उसे रख लिया, किंतु एक शर्त अवश्य रखी कि उन बड़े लोगों के बच्चों के साथ वे अन्य कमजोर बच्चों को भी पढ़ाएंगे। इस कारण पूरी कक्षा ही बन जाती थी दोनों घरों में। गरीब और कमजोर बच्चों से उन्होंने कभी फीस नहीं ली। शास्त्री जी अपने कार्य में व्यस्त रहते और अम्मा अपनी घर गृहस्थी में। छोटी सी नौकरी में घर गृहस्थी चलाना कितना कठिन होता है, कोई अम्मा से पूछे। लेकिन अम्मा ने कभी उफ नहीं की। बड़ी ही सादगी और तरकीब से वह सारे करके खर्चे पूरे करती। 6 के 6 बच्चे पढ़ने वाले थे। कोई स्कूल तो कोई कॉलेज तक पहुंच गया था। किराए के 2 कमरे भी बामुश्किल समा पाते थे सब लोग। अपनी थकान और मेहनत का कभी अम्मा ने शास्त्री जी से जिक्र तक नहीं किया, लेकिन शास्त्री जी समझते सब, इसलिए कभी कभार समय मिलने पर वे अम्मा के कार्यों में हाथ भी बटा लेते थे। अम्मा लाख मना करती, फिर भी वे कुछ न कुछ अम्मा का कार्य हल्का कर देते। अम्मा को याद आती अपने ससुराल की। कितना स्वच्छंद था वहाँ। बड़ा हवेली नुमा मकान, दूर दूर तक फैले खेत, हरियाली, बड़ी गौशाला, ढेर सारे मवेशी और खूब दूध घी। सब्जी की कोई कमी नहीं। अपने ही खेतों में इतनी उगती थी कि बाजार से लाने का नौबत कभी नहीं आई। साझा चूल्हा होने के बावजूद भी सब लोग अपना अपना कार्य मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। कोई भी अपना कार्य किसी दूसरे पर नहीं टालता। खुशनुमा जीवन था वहाँ का। शादी के पूरे 3 वर्ष तक ससुराल में संयुक्त परिवार में रही थी अम्मा। फिर जब शास्त्री जी के साथ पहाड़ आ गई तो शुरू में तो उसका दिल यहाँ लगा ही नहीं। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और गहरी घाटियाँ देखकर उसका दिल यहाँ बहुत डरता। यहाँ के लोगों की बोली भाषा भी तो कुछ समझ नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे वह भी यहीं रम गई। पहाड़ के लोगों का स्नेह अपनत्व उसे इस कदर भाया कि अब यहाँ अम्मा को अपना घर ही लगने लगा। उनके 4 देवर देवरानी थे। 2 भाई रामानंद जी की तरह नौकरी पर बाहर थे। 2 घर में कृषि कार्य ही करते थे। खेती काफ़ी बड़ी थी, इसलिए घर का गुजारा आराम से चलता। शुरू में तो उन्होंने कई बार रामानंद जी से कहा भी, सुनो जी, यहाँ से बढ़िया तो अपना गांव ही है, घर का 5वां हिस्सा भी मिलेगा तो इस मकान से बड़ा होगा। हाँ, कहती तो ठीक हो, किंतु नौकरी तो यहीं करनी है ना, रामानंद ने समझाया। तबादला क्यों नहीं करवा लेते अपना? वहाँ रहकर गाय भैंस पालूंगी, कुल मिलाकर यहाँ से अच्छी जिंदगी तो होगी। यहाँ घर से इतनी दूर पहाड़ों में कोई भी तो अपना नहीं। उसने अपनी बात रामानंद जी के सामने रखी। रामानंद हंस पड़े। फिर मस्ती भरे स्वर में उन्होंने कहा था, अरे पगली, जहाँ प्यार मिलता है वहीं अपनापन होता है। यहाँ कौन से हम विदेश में हैं, सभी लोग अपने ही तो हैं। यहाँ पर कितना आदर और सम्मान देते हैं। वहाँ तुम रह पाओगी मेरी भौजाइयों के साथ? उस घर में हमारा भी तो हिस्सा है, हम अपना हिस्सा अलग मांग लेंगे, मासूमियत से बोली थी अम्मा। हिस्सा? हिस्सा कैसे अलग मांग लेंगे? अभी हमारा संयुक्त परिवार है। जब हमारे बेटों की शादी इत्यादि होगी तब घर का बंटवारा होगा। जब तक माता पिताजी हैं तब तक घर का हिस्सा नहीं हो सकता। शास्त्री जी ने समझाया तो चुप हो गई वह। यही परंपरा थी उनके इलाके में। माता पिता के आगे तो बच्चे सिर भी नहीं उठा पाते थे। जब भाइयों की शादी हो जाए और बच्चे हो जाएं, तभी घर के बंटवारे की बात चलती थी। कुछ देर बाद शास्त्री जी खुद बोले, तुम्हें यहाँ क्या तंगी है? 4 बेटों का धन है तेरे पास, उन्हें नौकरी पर लगने दे, फिर तो तेरे ठाट ही ठाट होंगे, सुख से रहेगी जिंदगी भर। यह कहते कहते शास्त्री जी की आंखों में चमक उभर आई थी। उस चमक को भली भांति देखा था अम्मा ने, निश्चित सुनहरे भविष्य की चमक। आज उनके जीवन में संघर्ष है तो कल जरूर इसका फल भी मिलेगा।
यही तो गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। किंतु ना चाहते हुए भी इंसान कल के सपने तो संजोता ही है। शास्त्री जी ने जो बात कही वही तो सब लोग उसे भी कहते हैं। कुल मिलाकर लोगों की बातों की सत्यता प्रमाणित कर दी शास्त्री जी ने। चमक अम्मा की आंखों में भी उभर आई थी। ठीक ही तो कहते हैं शास्त्री जी, यही तो सारे मोहल्ले के लोग भी कहते हैं। पड़ोसियों की बातें भी याद आने लगी उन्हें। चार चार बेटे हैं तेरे, चार बहुएं घर में, तुझे तो चूल्हे चौके पर हाथ भी नहीं लगाने देगी। नाती नातिनों को ही खिलाएगी, राज करेगी राज। इसलिए तो भागो वाली नाम पड़ गया था अम्मा का। अब तो उसे सब भागो वाली ही कहा करते थे। सुगत भविष्य के सपनों में गोते लगाती अम्मा घोर अभावों में भी प्रसन्नचित रहकर जीने लगी थी। शास्त्री जी बेटों की पढ़ाई के प्रति बड़े सजग रहते थे, उनकी शिक्षा के लिए हर बलिदान देने को तत्पर। लेकिन दूसरी ओर बेटियों की शिक्षा के प्रति वे जाने क्यों बड़े दकियानूसी थे। वह समय भी कुछ ऐसा ही था कि बेटियों को सामान्यतः लोग पढ़ाते नहीं थे। 15 साल के अंदर अंदर हाथ पीले करके घर से विदा कर देते थे। शास्त्री जी तो खुद एक शिक्षक थे। बावजूद इसके अपनी दोनों बेटियों को उन्होंने 10 साल तक घर में ही पढ़ाई करवाई, फिर जाकर कहीं स्कूल में भर्ती करवाया और 5वीं के बाद फिर स्कूल जाना बंद करवा दिया। इतने में बड़ी बेटी विवाह योग्य हो गई थी, सो उसके लिए लड़के की तलाश भी शुरू हो गई। छोटी वाली जरा जिद्दी थी, पढ़ने में भी तेज थी, सो जिद करके उसने मिडिल स्कूल में एडमिशन ले लिया और 10वीं पास कर ली थी। बेटियों को तो बस चिट्ठी पत्री लिखनी आनी चाहिए, यही काफ़ी है उनके लिए, कहते शास्त्री जी। कौन से उन्हें कहीं नौकरी करने जाना है। बड़ी बेटी की शादी उन्होंने अपनी ही जाति बिरादरी में मेरठ में करवा दी थी। लड़का प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करता था, खाता पीता परिवार था। वह अपने परिवार में सुखमय जीवन जी रही थी। छोटी ने आगे पढ़ने की जिद की तो एक दिन समय देखकर अम्मा ने उसकी बात शास्त्री जी के कानों में डाली। ये तो आगे पढ़ने के लिए जिद कर रही है, विवाह की उम्र हो गई है उसकी, ससुराल वाले पढ़ाना चाहे तो पढ़ लेगी, फिर उसके पीछे भी तो 4-4 भाई पढ़ने वाले हैं, कहाँ से आएगा इतना खर्च। शास्त्री जी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी, जिसे पार करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। शास्त्री जी जब किसी बात पर अपना निर्णय दे देते थे तो उस पर किंतु परंतु की कोई गुंजाइश ही नहीं होती थी, ना ही उनके निर्णय के खिलाफ किसी में कुछ कहने की हिम्मत थी। इसलिए आगे कुछ कहने में फायदा नहीं था। अम्मा भी चुप ही रही, आगे कुछ ना बोली। शास्त्री जी ने बच्चों को कभी मारा नहीं, मारना तो दूर की बात, कभी डांटा तक नहीं था। इसके बावजूद भी उनके गंभीर व्यक्तित्व का इतना गहरा प्रभाव था उनके बच्चों पर कि कोई उनके निर्णय के आगे चूं तक नहीं करता था। बच्चे तो बच्चे रहे, खुद अम्मा ने भी कभी उनकी बात नहीं काटी। वे हर चीज को सोच समझकर और परख कर ही अपना निर्णय देते थे। सो जो निर्णय हो गया सो हो गया। अब ना तो शास्त्री जी उस पर पुनः विचार करने वाले थे और ना अम्मा। इसलिए बेटी ने भी पिता की बात को स्वीकार कर लिया और आगे पढ़ने का विचार पूरी तरह मन से हटा दिया। वह भी माँ और पिताजी की स्थिति अच्छी तरह से जानती थी। 4-4 भाइयों की पढ़ाई का खर्चा कैसे पिताजी उठाते होंगे, इस बात को वह अच्छी तरह से जानती थी। अम्मा दिन भर कितनी मेहनत करती है, यह भी उनसे छिपा नहीं था। अतः अब उसने भी घर के कामों में अम्मा की मदद करना। समय का चक्र तेजी से आगे बढ़ता रहा। जो कुछ चल रहा था वह उसी प्रकार चलता रहा। शास्त्री जी के परिवार की गाड़ी कल के सुनहरे सपनों की आशा के साथ आगे बढ़ती रही। अपनी उम्र को 60 वर्ष पूरे करते करते शास्त्री जी की सरकारी नौकरी भी पूरी हो गई और नियम अनुसार उन्हें रिटायरमेंट मिल गया। रिटायर होने के पूर्व शास्त्री जी दोनों बेटियों की शादी कर चुके थे। दोनों ही अपने परिवार में खुश थी। बड़े दोनों बेटों की भी नौकरी लगने के 6-6 महीने बाद शादी करवा दी थी। छोटे बेटे का विवाह तो अभी 9 माह पूर्व ही करवाया था। 2 बेटियां घर से विदा हो गई तो 2 बेटी बहू के रूप में घर में आ गई। इसी बीच अम्मा के जीवन में कुछ ना बदला, सब कुछ ऐसे ही चल रहा था पहले की तरह। हाँ, इस दौरान शास्त्री जी ने अपना कुछ फंड लेकर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जरूर ले लिया था। अब अम्मा भी यहीं रच बस गई थी। उसे भी अब यहीं रहना अपना घर बार लगने लगा था। यहाँ के रीति रिवाज, पहनावा, मेले सब के सब जैसे अम्मा में समा गए थे। यहाँ तक कि अब अम्मा यहाँ की बोली भी सीख गई थी और पड़ोस मोहल्ले की औरतों के साथ उसी बोली में संवाद भी करने लगी। शास्त्री जी और उनके विभाग के अन्य लोगों ने मिलकर काफ़ी बड़ी ज़मीन एक साथ खरीदी और आपस में ही उसके टुकड़े काटकर प्लॉटिंग करके आपस में बांट लिया। इसे नाम दिया था टीचर कॉलोनी।
1 वर्ष के अंदर अंदर लोगों ने उसमें अपने अपने मकान भी बनाने शुरू कर दिए। शास्त्री जी का रिटायरमेंट के 6 माह पूर्व से एक एक दिन गिनकर काटने लगे थे। उनकी रिटायरमेंट हो जाए तो फिर वे भी अपना मकान बना लेंगे। तरह तरह से योजनाएं बनाते रहते वे। खाली समय में वे अपने प्लॉट में भी जाते जहां उन्होंने सब्जी इत्यादि भी उगा रखी थी। कभी कभार वहां से भिंडी, बैगन, खीरा आदि ले आते। उस सब्जी में एक अलग किस्म का स्वाद सभी को मिलता तो एक आत्मिक खुशी भी सभी को प्राप्त होती। शादी के 1 वर्ष बाद शास्त्री जी की बड़ी बहू ने एक पुत्री को जन्म दिया तो घर में खुशी का माहौल बन गया। नाना नानी तो वो पहले ही बन गए थे, अब दादा दादी बनने के पश्चात तो जैसे शास्त्री जी और अम्मा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं दूसरी और उनके तीनों बेटे भी चाचा बनने पर अति उत्साहित थे। उनको तो मानो कोई खिलौना मिल गया हो। अम्मा का काम और बढ़ गया था। घर के कामों के अतिरिक्त अब पोती की देखरेख का जिम्मा और बढ़ गया। सारे काम निपटाने के बाद भी फूल सी पोती का चेहरा देखकर वह दिन भर की सारी थकान भूल जाती। वह दिन भी आ गया जब शास्त्री जी को रिटायर होना था। उनके साथी अध्यापकों और विभाग ने मिलकर उनकी विदाई पार्टी का आयोजन किया था। साय को शास्त्री जी ढेर सारे उपहार और मालाएं लेकर घर पहुंचे तो घर में सबने उनका स्वागत किया। पिताजी, अब आप आराम करेंगे, अब आप काम की फिक्र छोड़ दें, दूसरे बेटे दिनेश ने कहा। अच्छा, मुझे क्या अभी से बूढ़ा समझ लिया है? अरे अभी तो मैं तुम सब लोगों के लिए घर बनाऊंगा, शास्त्री जी नकली अकड़ के साथ बोले। अरे आप चिंता घर की छोड़ दीजिए, हम सब मिलकर बना लेंगे, तीसरे बेटे कुलदीप ने कहा। अभी तो तुम सब लोग पढ़ाई पूरी करो, पहले नौकरी पर लगो, फिर आगे की बातें करना, शास्त्री जी मानो प्यार से डपटते हुए कहते हैं। घर में खुशी का माहौल था। अपना घर बनाने की कल्पना में सब के सब उत्साहित थे, किंतु अम्मा के मन में जाने क्यों संदेह था। अनेक विचार उनके मन में आ जा रहे थे। 2 बेटियों की शादी हो गई, एक बेटा नौकरी पर भी लग गया, दूसरा इसी वर्ष डिग्री पास करके नौकरी पर लग जाएगा। दोनों छोटे भाई भी इसी साल डिग्री कॉलेज में चले जाएंगे। अभी तक तो नौकरी के चलते अपनी जड़ों से इतनी दूर रहते आए, अब उम्र के इस पड़ाव में यहाँ घर बसाना क्या ठीक रहेगा? बच्चे भी नौकरी पर लगेंगे तो ना जाने उन्हें कहाँ नौकरी मिलेगी। फिर अपनी माटी तो अपनी ही होती है। मन की बात आखिर उन्होंने रात्रि को शास्त्री जी के समक्ष रखी थी। ए जी, मैं कह रही थी कि सुरेश तो दिल्ली में नौकरी पर है, अब दिनेश की नौकरी भी लग जाएगी। रही कुलदीप और जयदीप की, तो वे अब छोटे तो नहीं रहे। इतना कहकर वह थोड़ी देर के लिए रुक गई। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो। शास्त्री जी ने उनकी बात का समर्थन किया तो अम्मा को जैसे थोड़ा और बल मिला। उसने बात को आगे बढ़ाया। मैं कह रही थी कि उम्र के इस पड़ाव में हमें यहाँ बसना ठीक रहेगा। क्या मतलब? यकायक चौंक गए शास्त्री जी। मतलब कि वहाँ तो अपनी खेती है, मकान है, अपना हिस्सा है हमारा, धीरे से कहा अम्मा ने। बावली हो गई है क्या? अब क्या कहकर हम वहाँ हिस्सा मांगने जाएंगे? क्या क्या है हमने वहाँ के लिए? उनके सुख दुख में कहाँ कभी काम आए हैं? शास्त्री जी ने कहा। लेकिन वे तो फिर भी हैं अपने। अब हमारे अपने तो यही लोग हैं जिनके पीछे हम पिछले 30-40 वर्षों से रह रहे हैं, शास्त्री जी ने समझाते हुए कहा। अब यही हमारा घर है, यहीं रच बस गए हैं। अब तो वहाँ जाकर ही हम अजनबी हो जाएंगे, फिर बच्चे तो यहीं हैं, वहाँ अकेले रहकर क्या करेंगे हम? चुप रही अम्मा। शास्त्री जी ने उनकी आंखों में देखा तो संतुष्टि के भाव थे। सोचने लगी, अम्मा ठीक ही तो कह रहे हैं शास्त्री जी। अब यही तो हमारा घर है, यहाँ के लोग कितने सुंदर हैं। कभी एहसास नहीं होने दिया कि हम बाहर के हैं। हमेशा अपना दिया, सुख में दुख में साथ निभाया। शास्त्री जी का कथन सही है कि अब वहाँ जाकर ही हम अजनबी हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि बच्चों का जन्म यहीं हुआ है तो वे यहीं के रीति रिवाज समझते हैं, यहाँ की बोली भाषा बोलते हैं। फिर वहाँ जाकर तो उन्हें खुद परायापन लगेगा। संतुष्ट हो गई थी अम्मा। सच तो यही था कि उसे भी अब यहीं की माटी, यहीं के लोग और यहीं का मौसम और यहीं की वादियाँ अपनी लगने लगी थी। पहाड़ के लोगों का दिल पहाड़ की तरह ही विशाल होता है। जो मान और सम्मान इतने वर्षों से अम्मा और शास्त्री जी को यहाँ मिल रहा है, वह और कहाँ मिलने वाला था। शास्त्री जी ने भी अपना एक एक क्षण देकर यहाँ एक नई सुसांस्कृतिक पीढ़ी तैयार की है। उनके पढ़ाए बच्चे आज फौज में, सरकारी दफ्तरों में और बड़ी बड़ी कंपनियों में अफसर हैं। 1-2 एसडीएम भी है और 2-3 विदेश में भी है। शास्त्री जी की दी गई शिक्षा दीक्षा का सिर्फ उनके विद्यार्थी ही नहीं बल्कि उनके अभिभावक भी सम्मान करते हैं। आज भी वे लोग गांव आते हैं तो शास्त्री जी के ही नहीं, अम्मा के भी पैर अवश्य छूते हैं।
इतने सालों में अम्मा अब यहाँ इतनी घुल मिल गई थी कि सामान्य बोलचाल की भाषा में वह पहाड़ी भाषा भी बोलने लगी थी। पास पड़ोस और मोहल्ले की औरतों के बीच अच्छा प्रभाव था उनका। भजन कीर्तन हो या अन्य कोई धार्मिक तथा सामाजिक कार्य, अम्मा सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी और सब उन्हें आदर भी देते थे। यहाँ के लोगों ने ही नाम दिया है भागो वाली अम्मा। हर तरफ भागो वाली अम्मा के नाम से वह प्रसिद्ध है। अब दूसरी जगह जाकर नए सिरे से अपनी पहचान बनाना पड़ेगा। उसे तो अब अपना नाम भी याद नहीं रहा। नहीं, यह अब अपना ही घर है। अब कहीं नहीं जाना हमें, यहीं रहना है, यहीं मकान बनाना है। क्या नहीं है इस पहाड़ में? बिजली है, पानी है, ताजी आबो हवा है। सड़कें हर गांव और कस्बे तक पहुंच गई हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ शांति है। न लड़ाई झगड़े, न ईर्ष्या द्वेष, चोरी चमारी तो बहुत दूर की बात। यहाँ के लोग तो इधर उधर जाते हुए घरों में ताले तक नहीं डालते। ताले लगाना अशुभ माना जाता है पहाड़ में। सोचते सोचते ना जाने कब अम्मा को नींद आ गई।